स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एजुकेट डीप लर्निंग क्लासेस में। मैं राजीव आज आपको बतलाऊंगा संयुक्त राष्ट्र तथा उसके सभी अंगों के बारे में, एवं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करेंगे, कौन उसका हेड है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग बनते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं एक अंतर सरकारी संगठन है और यह 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। तो इसका जो लेटेस्ट सदस्य जो ऐड हुआ है 193, वो है साउथ सूडान, और ये 2011 14 जुलाई को ऐड हुआ था। इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है दोस्तों। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चाइनीज जैसे भाषाएं बोली जाती है तथा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था, जो कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्य नाम है वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुझाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति जो है, वैश्विक स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी, युद्ध का माहौल था, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। बाद में इसी संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद को हटा दिया गया था दोस्तों। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। दोस्तों एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सचिवालय है न्यूयॉर्क में, आप सभी जानते हैं। तो चलिए हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वह जगह है, वह प्लेस है जहां विश्व के सभी नेता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं तथा एक समान बैठ करके उन समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं जब भी आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे कि वन प्लेस वेयर वर्ल्ड्स नेशन कैन टुगेदर एंड डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स। तो ये कॉमन प्रॉब्लम पे जो कार्य होता है उसके लिए 5 मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए, मानवीय सहायता के लिए, और सतत विकास और जलवायु का समर्थन करने के लिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखने के लिए। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि यूनाइटेड नेशन का जो टैगलाइन है वो पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी और हेल्दी प्लेनेट है। मैंने यहाँ लिख रखा है, और यहाँ आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का झंडा। इस झंडे में सिंबल बना है, और इसका जो डिजाइन किए थे ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट डिजाइन किए थे। इस तरह के भी सवाल आते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग। इन सभी अंगों की जो स्थापना है 1945 में की गई थी। और पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीसरा है दोस्तों उनका, चौथा है दोस्तों न्यास परिषद जिसे हटा दिया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय मैंने ये बताया आपको। ठीक है, तो ये इमेज में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से सभी दर्शाए गए हैं एक एक करके। और अब देखते हैं दोस्तों, मुख्य 5 राष्ट्र है सुरक्षा परिषद के जिनको वीटो पावर अवेलेबल है। तो यह वीटो पावर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। वीटो पावर जो है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की एक अनलिमिटेड शक्ति है। यानी कि अगर कोई भी देश जो सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आया है उस पर वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव वहीं पर धराशायी हो जाएगा। इसका प्रयोग चाइना अक्सर करता है भारत के क्षेत्र में। जैसे भारत जो है विश्व में एक बहुत ही अच्छा पोजीशन रखता है दोस्तों। हम भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से काफ़ी एक मजबूत स्थिति बनी हुई है, और भारत भी सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन यह चाइना जो है वीटो लगा देता है। तो वीटो हम देखते हैं एक बार फिर से। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्थायी परिषद की शक्ति को संदर्भित करता है। तो इसमें सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य, 4 स्थायी सदस्य में का हमें समर्थन प्राप्त है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। और अब संयुक्त राष्ट्र के हम लोग देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर, कितने कितने देश इसमें शामिल है। तो आप जानते हैं सदस्य तो 193 कंट्रीज है संयुक्त राष्ट्र का, 193 सदस्य है, और 193 था साउथ सूडान। इसमें 5 मुख्य रूप से परमानेंट मेंबर है, मतलब स्थायी है। स्थायी जिनको वीटो पावर प्राप्त है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। और 10 अस्थायी है जो है हर 2 साल में 5 देशों के लिए
चुनाव होता है। इसी तरह से भारत का जो है ना अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 में के कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ था दोस्तों, और ये 8वीं बार भारत का चुनाव हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। तो भारत निरंतर मांग कर रहा है कि मुझे भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से एंट्री दी जाए। तो इसके लिए जो है ना 4 राष्ट्र आप जो देख रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एग्रीड है, लेकिन इस प्रस्ताव पर बार बार चाइना जो है वीटो लगा करके इसे रोक दे रहा है। और अब देखिए किस प्रकार भारत की राह आसान होगी कि वह भी सुरक्षा परिषद को सदस्य बन सके। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का जो अनुच्छेद 108 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन किस प्रकार होगा, जब 2/3 बहुमत से पारित होगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी राष्ट्र उसमें वीटो फर्दर नहीं लगाए। तो ये एक जो आप बिल्डिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल देख रहे हैं, यहाँ प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा बुलाई जाती है। यहाँ महासभा जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में होता है। ठीक है, और इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आप देख लेंगे। इसी महासभा में सभी प्रकार के जो डिस्कशंस होते हैं, उन डिस्कशंस को करने के लिए 5 मुख्य रूप से समितियां बनाई गई है। पहली समिति जो है वह निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर कार्य करती है। दूसरा जो है आर्थिक और वित्तीय चर्चाओं को करती है। तीसरा सामाजिक, मानवीय और आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा करती है। राजनीतिक गतिविधि कम ही होता है, लेकिन इसमें जो इसका 5वां समिति है वह प्रशासनिक एवं बजटीय प्रबंधन करता है। और चौथा जो है, लास्ट छठा जो है, वह कानून संबंधी जो भी निर्णय इसमें लेने हैं वो उस पर चर्चा की जाती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले महासचिव जो थे वो थे ट्रागवेली, ये नॉर्वे के नागरिक थे। अभी वर्तमान में दोस्तों अंतानियो गुतारेस जो है वो पुर्तगाल के नागरिक है, और ये 9th नंबर के हैं। मैं लिख भी देता हूं कि ये 9th नंबर के इस बार महासचिव बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79th नंबर का ये महासभा आयोजन किया गया था, जिसके कि जो महासभा के प्रेसिडेंट थे यानी अध्यक्ष थे, वे बने थे कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री फिलोमन यांग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में एक अगला हमारा संगठन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह क्या कार्य करता है, ये सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को लागू करने का कार्य करता है। और आप जानते हैं भारत सरकार जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पास की थी। कब की थी दोस्तों, NFSA 2013 में। तो आप इस तरह याद रखिएगा, और लागू 2014 से हुआ था। ये सभी भारत के नागरिकों जिनका कि कोई भी राशन कार्ड बना हुआ है, अंत्योदय या फिर प्रायोरिटी कार्ड, PH कार्ड, ये उन्हें 5 किलोग्राम निशुल्क और मुफ्त सहायता के रूप में अनाज मुहैया कराता है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। तो संयुक्त हम देख रहे थे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, रोम की इटली में। और रोम में ही दोस्तों एक और मुख्यालय है IFAD का। तो अभी हम देखते हैं, ये इटली का आप मैप देख पा रहे हैं, और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वो है जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों, और सर्जियो मत्तारेला इटली के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसी में एक नया और तो देखते हैं फैक्ट दोस्तों कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है क्यू डोंगियो। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इन सभी में एक एक क्वेश्चन जो है लगातार पैटर्न हमने डिटेक्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी संस्था के मुख्य को पूछा जा रहा है। कई सारे शिफ्ट के जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे सभी के सभी जो है संयुक्त राष्ट्र या फिर और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड या फिर उनका कहाँ पर है, संगठन का मुख्यालय, स्थापना कब हुआ था, और रिलेटेड सवाल पूछने लगा है दोस्तों। कंपटीशन जो है टफ होते जा रहा है। तो याद रखिएगा आप कि क्यू डोंगियो जो है वो बने हैं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेड यानी डायरेक्टर जनरल। इसी में एक आता है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका जो मुख्यालय है ये भी इटली, रोम में ही है, और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। विकासशील देशों खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषाहार को जुटाने से संबंधित यह संस्था है दोस्तों। और इस संस्था के जो हेड है अल्वारो लारियो। काफी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं दोस्तों। लगातार हमारा ये प्रयास है कि आपको बेस्ट अप्रोच दिया जाए ताकि आप एग्जाम्स में
इन सारे कठिन सवालों को जिन्हें अन्य लोग छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से कराएं। तो इसमें आपको 2 चीज याद रखना था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो और IFAD के डायरेक्टर जनरल है अल्वारो लारियो। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली में। ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र का जो एक अलग विशिष्ट अभिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आयना। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय है वियना में, हेडक्वार्टर वियना के ऑस्ट्रिया में है। 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। बेसिकली IAEA का कार्य है दोस्तों कि स्वस्थ ऊर्जा के रूप में परमाणु का इस्तेमाल हो सके, यानी कि ये सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह के लिए, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए कार्य करती है और प्रयास करती है कि कोई भी देश जो है वह IAEA का जो सदस्य है या नहीं भी है, वह जा करके उसके साइट्स को विजिट करती है कि कहीं वो परमाणु का ऊर्जा के लिए, एटॉमिक एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है या फिर उससे बम बना रहा है। दोस्तों जैसे अभी आप जानते हैं IAEA का जो विजिट है लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में होते रहता है साल 2 साल में, ताकि वो कहीं न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे हैं, ऐसे अमेरिका को हमेशा इजराइल को अंदेशा रहता है दोस्तों। और इसी में आप एक देखेंगे कि IAEA का प्रेसिडेंट है इस बार राफाएल मारियो ग्रोसी, ये नाम याद रखिएगा। आप जानते हैं कि IAEA जो है एक परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, तो इसके प्रेसिडेंट इस वक्त में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब इजराइल और ईरान में युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो राफाएल मारिनो ग्रोसी, ये नाम याद रखना है। और इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, आप जानते हैं राफाएल जो है डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है जिसने भारत को 4th जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान भी मुहैया कराया था। अभी हाल में ही इसका सप्लाई भी इंडिया में आया हुआ है और भविष्य में और आने वाले हैं। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड राफाएल मारिनो ग्रोसी, कनेक्ट करके याद रखिएगा दोस्तों। और अगर चैनल अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। इसका जो हेडक्वार्टर है वह हेग में है, नीदरलैंड में। स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध जैसे युद्ध के अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, आरोपी व्यक्तियों के अपराधों की जांच करना है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है। 18 न्यायाधीश होते हैं और जो कि प्रत्येक 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2 नंबर याद रखना है, टोटल जजेस 18 और 9 ईयर्स उनका टेन्योर होता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुआ था और भारतीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एज ए जज के रूप में सेवा दे चुके हैं, ऐसे दोस्तों कुल 4 हुए हैं अभी तक, जिनमें से आपको नाम याद रखना है बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी जो है सबसे लेटेस्ट रह चुके हैं। तो एक सवाल आया था दोस्तों कि भारत में कुल कितने भारतीय ICC के जज के लिए नामित हो चुके हैं? तो 4 हुए थे, नाम भी याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है। अब इसी में हम अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और ये श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए बना था दोस्तों। ये बहुत ही पुराना संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और गिलबर्ट हंगको, मैं लिख देता हूं, गिलबर्ट हंगबो, याद रखिए, हंगको इसके ILO के मुख्य हैं। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देना। दोस्तों WHO जो है ना एक मेडिकल रिलीफ एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। आप जानते हैं कि विश्व में जहां भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं किसी भी राष्ट्र में, तो WHO के जो डॉक्टर है, जिन्होंने फ्रंटियर डॉक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के साथ मिलकर के कार्य करती है। तो WHO का मुख्यालय आपने देखा जेनेवा में है। इसी प्रकार विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है दोस्तों। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो है अप्रोच है एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का प्रणाली का नेतृत्व करना।
नेक्स्ट है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। विपो एक रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस रिपोर्ट का नाम है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो यह इंडेक्स जो है वो दर्शाता है दोस्तों कि आप नवाचार में, इनोवेशन में कितना आगे है। तो इस बार जो इंडिया का रैंक है वो 39 आया था। 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39th रैंक आया था। और टोटल कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी? 133 कंट्रीज में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39th रैंक था इंडिया का। दोस्तों याद रखिएगा, विपो जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में 39th रैंक। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में ये आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 17 नवंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था, गरीबी और कम करने के लिए, समावेशी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ये यूनिडो जो है इसके प्रमुख हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल है जेराल्ड मूलर। ये आपको नाम याद रखना है, जेराल्ड मूलर, मैं लिख दे रहा हूं। जेराल्ड मूलर जो है वो इस बार बने हैं अध्यक्ष, यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं यूनिडो को। और यूनिडो का कार्य क्या है? गरीबी में कम करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। और 17 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं इस पर, CTBTO कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कार्य करती है? इसका कार्य है परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में। यह इसका मुख्य उद्देश्य है संस्था का कि व्यापक परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जा सके और सत्यापन व्यवस्था का निर्माण किया जाए। ये भी IAEA के तहत ही दोस्तों परमाणु में कार्य करती है, लेकिन इसका मुख्य है कि आप किसी भी देश को पर प्रतिबंध लगाइए, उनको रोकिए कि वे परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ना करें, टेस्ट ना करें परमाणु हथियारों का। तो भारत जो है दोस्तों CTBT का नन सिग्नेटरी है। जब इसका स्थापना हुआ था ना 1966 20 जून को, तो 20 जून को भारत ने CTBT में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ CTBTO, ये याद रखिएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण पर जो है वो प्रतिबंध लगाना चाहता था। दोस्तों आप जानते हैं भारत की विदेश नीति है नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। भारत पहला वार नहीं करेगा किसी भी राष्ट्र पर न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से। जब तक कि भारत में कोई परमाणु हमला नहीं होता है तब तक वो परमाणु जवाब नहीं देगा दोस्तों। तो इसलिए भारत, ये जो CTBTO ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भारत को निशस्त्रीकरण कह रहा था कि आप जो है इस सिग्नेटरी बनिए, और अगर आप सिग्नेटरी बनता है इंडिया तो उसे फर्दर कोई भी परमाणु के टेस्ट नहीं करने होंगे। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास है दोस्तों। विश्व के 5 देश है, उन्होंने विकासशील देशों पर यह प्रतिबंध लगाने के लिए कि वे एक न्यूक्लियर स्टेट ना बन जाए और थ्रेट ना हो उनके लिए, उन्होंने इसको बनाया था 20 जून 1966 को। तो भारत अपने परमाणु कार्यक्रम जो है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपने निर्णय स्वयं लेता है दोस्तों, और वह किसी भी बाहरी तथ्यों के दबाव में नहीं आता है। इसलिए भारत की परमाणु नीति जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये सिग्नेटरी नहीं बना था। जो 1996 में CTBTO बना था, ये परमाणु जो हथियार है उनको प्रोडक्शन करने पर प्रतिबंध लगाता है, और भारत नए नए परमाणु हथियार की जो है टेस्ट करता है, और वो अपने परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वह केवल और केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा, इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ठीक है, ICAO, इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है मुख्यालय। 4 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो है इसके लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है, और इसकी मुख्य भूमिका है हवाई नेविगेशन सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, यातायात, हवाई यातायात प्रबंधन। तो दोस्तों ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसका मुख्यालय लंदन में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की रक्षा और सुरक्षा
से संबंधित इसका कार्य है दोस्तों। और ये वायुमंडलीय प्रदूषण को समुद्र में फैलने से रोकता है। तो नेक्स्ट है इसमें विश्व डाक संघ यूपीओ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। 1874 में इसकी स्थापना हुई थी और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट सवाल, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। दोस्तों द्वितीय विश्व आईएमएफ के बारे में जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मंदी के आसार थे दोस्तों। तो उसी समय 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था और इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यापार को विनियमित करने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1944 में। और आईएमएफ का उद्देश्य है मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। देख रहे हैं आप इस सिंबल में कि यहाँ पर जीडीपी का सिंबल हमने लगा के रखा है। तो आईएमएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है दोस्तों वो अपने नवीनतम रिपोर्ट, मुख्य रूप से 2 रिपोर्ट जो है उनको जारी करता है और विश्व में देशों को रेटिंग भी देता है दोस्तों। तो आईएमएफ जो है इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से भारत की जीडीपी दर की वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों 2024 के लिए, और 2023-24 के लिए 8.2 था। तो आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन है। इसलिए डिक्लाइन है दोस्तों क्योंकि मांग में जो है ना कमी आ रही है। अचानक जो सर्ज हुआ था कोरोना के बाद उसमें मांग काफी तेज बढ़ गया था, इसलिए 8.2 आया था। अब धीरे धीरे जो है हालात सुधर रहे हैं तो इंडिया की जीडीपी 7% के रेट से बढ़ेगी और बहुत अच्छा है दोस्तों। विकसित देश जैसे यूएसए, चाइना, इनकी निगेटिव में चल रही है अभी 4.1.2 इस टाइप से इनका है। तो आईएमएफ जो है एक और रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परामर्श, ईसॉक कहते हैं। और ईसॉक क्या करता है? भारत में बजट घाटे में कमी आई है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक दृष्टिकोण रखता है कि 2024 जो है जहां विश्व जो है आर्थिक मंदी के आसार बने हुए हैं, वहीं भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करेगा और भारत की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, भारत डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों वह काफी मजबूत से बन करके आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है जहां एफिल टावर है दोस्तों। उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। आपको ये याद रखना है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 पेरिस फ्रांस में हुई थी और भारत में इस वक्त 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो पूछते हैं ना कि मॉन्यूमेंट से सवाल कहाँ से आते हैं, तो सर मॉन्यूमेंट से सवाल यही यूनेस्को साइट से मैक्सिमम आते हैं। तो हमने इंडिया में 43 जो मॉन्यूमेंट है यूनेस्को के बौद्धिक स्तर पर जितने भी मुख्य हैं 43, उनको मैप के माध्यम से दिखलाने का कोशिश किया है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों और याद करेंगे। मैंने लिस्ट भी बना के रखा है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तंजावुर का मंदिर है दोस्तों, इसी तरह से मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीरंगा है। ये तो दोस्तों आपके लिए हमने ये पूरा एक लिस्ट तैयार किया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। सारा का सारा हमने इसमें 43 इंक्लूड किया है। और दोस्तों इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली। और एक एक साइट्स को हमने इसमें कवर किया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि महान जीवित चोल मंदिर जो है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। नंदा देवी घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। इसी तरह से खजुराहो के स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पड़क्कल स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में। सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस तरह से हमने सारे कवर करके रखे हैं। जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट पूछता है, किस किस राज्य में फैला है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में। पहाड़ी किले कहाँ के फेमस है? राजस्थान के हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक स्तर, अहमदाबाद को ऐतिहासिक स्तर कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स में देखा गया है
कि 43 यूनेस्को साइट से पूछा जाता है, और ये 43 आप याद कर लेंगे तो आपका एक भी स्मारक नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन में UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। स्थापना दोस्तों हुई थी इसकी 15 मार्च 2006 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुल 47 देश अभी इसके सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्यों का चुनाव होता है उनका के द्वारा, ठीक है। और ये स्पेशल रिपोर्ट्स के माध्यम से बतलाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसी में एक कड़ी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी दोस्तों। सेक्टर है इसका ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो है अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके माध्यम से वो बतलाता है कि राष्ट्रों में कितना FDI का प्रवाह हो रहा है। तो इस बार जो 2024 का रिपोर्ट है, पिछले साल 2023 में के आंकड़ों के अनुसार इसे जारी किया गया था, और भारत का 15वां स्थान आया था FDI इनफ्लो में। यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। इंडिया का रैंक FDI इनफ्लो में कितना है? 15 है। तो आप इस तरह के महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है यूनेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो यूनेप से हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना जो है वो हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा 1972 में, और इसका मुख्यालय जो है वो केन्या में नैरोबी शहर में है। और दोस्तों ये कार्य करती है वातावरण से संबंधित, और इंडिया इसका एक मेंबर है दोस्तों। आप जानते हैं मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के माध्यम से तमाम तरह के ये कार्य करती है। जैसे आप जानते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD जो है, ओजोन परत संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, जेनेवा प्रोटोकॉल जो है वो युद्ध से संबंधित है, कोई पूछ रहा था। खैर हम देखते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो पारे की जो पॉइजनसिटी है उस पर कार्य करता है दोस्तों। फिर इसी तरह से स्थायी कार्बन प्रदूषकों पर स्टॉकहोम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों जिसे POPs भी कहा जाता है, तो रॉटरडम वाला जो कन्वेंशन है, तो ये याद रखिएगा सूची से दोस्तों, सारे आपको मैं बतला देता हूँ। तो रामसर साइट जो है 1971 में आया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, साइट्स जो है 1973 में। और आपको मुख्य याद रखना है इसमें। हम लोग देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये जो WTO है ना, इसे पहले गैट के नाम से जाना जाता था। 1947 में गैट की स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम परिवर्तित करके WTO रख दिया गया। तो आप जानते हैं WTO एक अंतर सरकारी संगठन है। व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं में कमी लाने के लिए यह प्रयास करता है। जैसे अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार हो रहा है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव है या कोई विवाद है, तो WTO उसको सुलझाने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड देश में। और नगोजी ओकोंजो-इवेला, आप जहां देख रहे हैं इमेज इनका, नगोजी ओकोंजो-इवेला जो है अभी डायरेक्टर जनरल बनी है WTO का। तो मेन पॉइंट है दोस्तों, सदस्य देश 164, स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा में, और इसका कार्य है सदस्यों के बीच व्यापार के विवादों को सुलझाना। आप जानते हैं दोस्तों ये सब्सिडीज भी जो देती है ना WTO, ये 3 तरह की देती है, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर भी आने वाले लेक्चर में। अभी हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यूरोपियन यूनियन में 28 देश है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? 28 देशों का ऐसा समूह है जो कि यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। मुख्यालय इसके ब्रुसेल्स में है दोस्तों। और आप जानते हैं नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इसके सदस्य देश कितने हुए? 28। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष इस बार दोबारा से उर्सुला वॉन डेर को चुना गया है दोस्तों। ये इनका री इलेक्शन हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं इससे। उर्सुला वॉन डेर 11 नाम याद रखिएगा। फिर है सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना जो है वो हुई थी 2006 में। किन किन राष्ट्रों ने की थी? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और इसमें साउथ अफ्रीका जो है
इस बार अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि 2024 का जो रूस जनवरी 2024 से इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। ब्रिक्स प्लस जो है दोस्तों, इसमें 4 नए कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ऐड होने वाले कंट्री हैं। इन्हें अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट का इस बार 16वां सत्र आयोजित किया गया था रूस के कजान शहर में। व्लादिमीर पुतिन जो है इसके हेड थे इस बार, और ब्रिक्स का यह 16वां संस्करण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट संस्करण इसका कहाँ होने वाला है, ब्राजील में। और 15वां कहाँ हुआ था दोस्तों, साउथ अफ्रीका में, याद रखना है। 15वां साउथ अफ्रीका इस बार 2024 का रूस के कजान में, और 17वां जो है ब्राजील में प्रस्तावित है दोस्तों। इसमें मुख्य जो पार्टिसिपेटरी जितने भी हैं वो सभी ब्रिक्स नेशन के हेड ही होते हैं दोस्तों। और इस बार कजान डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था, तो याद रखिए कजान डिक्लेरेशन 2024 ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स के बारे में एक स्मॉल परिचय देखते हैं दोस्तों। तो ब्रिक्स क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है और गैर पश्चिमी देशों का एक समूह के रूप में इसे बनाया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों G20। G20 जो है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर यह कार्य करती है। 20 सदस्य देश हैं दोस्तों। मैप के माध्यम से हम देख रहे हैं रसिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है, इटली वगैरह इसके सदस्य देश हैं। और G20 की इस बार जो हुई थी दोस्तों, उसकी मेजबानी जो है ब्राजील ने की थी। और रियो समिट, याद रखिएगा G20 का 2024 का जो समिट था दोस्तों, वो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ब्राजील में होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों। न्यायपूर्ण विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना G20 का थीम था दोस्तों। और इसके राष्ट्र अध्यक्ष जो है ब्राजील के, इसने ही G20 की अध्यक्षता की थी और उनका नाम है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। आपको याद रखना है 19th नंबर का ये इस बार का सत्र था। ये 19th नंबर का G20 था दोस्तों। रियो समिट के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के रियो में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक। ओपेक का सचिवालय कहाँ है दोस्तों, वियना में। और इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था, 1960 बगदाद में, यानी इराक की राजधानी बगदाद में। और ये टोटल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का है। इसमें संस्थापक देश थे दोस्तों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं। और मैप के माध्यम से आप देखिएगा मिडिल ईस्ट के तमाम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी भी इसमें शामिल है, इराक, कुवैत, लीबिया, लाइबेरिया। ठीक है दोस्तों। तो एक फैक्ट याद रखिएगा, कतर जो है इसमें नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि के माध्यम से हुआ था। और कुल इसमें जो है 32 मेंबर स्टेट है। मैं लिख देता हूं, यहां पर देख भी रहे हैं आप, 32 मेंबर स्टेट है। आपको इस तरह से याद रखना है 30+11 ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। 30+11, तो 30 जो है वो देश है दोस्तों, और 1 में आप याद रखिए यूरोपियन यूनियन और एक नॉर्थ अमेरिका का। तो आपको याद एक और पॉइंट रखना है दोस्तों कि नाटो का 31वां सदस्य जो था वो फिनलैंड था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और 2022 में फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना था। और लेटेस्ट आपको ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, 32वां सदस्य जो है सदस्य स्वीडन बना है दोस्तों। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो के जो हेड है दोस्तों वे है मार्क रूट, महासचिव है नाटो के। तो दोस्तों रूस जो है हमेशा से नाटो का विरोधी रहा है, और ऐसा इसलिए रहा है दोस्तों कि 1991 में एक संधि बनाई गई थी अमेरिका और रसिया के बीच में कि नाटो अब अपने सदस्य देशों का विस्तार नहीं करेगा। लेकिन नाटो लगातार अपने सदस्य देशों का विस्तार कर रहा है। जैसे आप देखें 31 सदस्य में फिनलैंड को शामिल कर लिया, और जब स्वीडन को शामिल किया दोस्तों तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ावा दिया है। तो रूस का मुख्य इस पे लॉजिक ये है दोस्तों कि नाटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं रूस और जो यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है उसमें नाटो डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वे तमाम राष्ट्र जो है उसको फंडिंग कर रहे हैं, हथियार मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।